हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं नए टॉपिक पर जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। देखिए, हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। हमें जो है आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया हमें आप सपोर्ट करिए हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए, ताकि हम लाइव आ सकें, अपने बच्चों को लाइव पढ़ा सकें। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए आज इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या हैं, इनकी कैसी पहचान होती है। देखिए, ये आज जो बता रहे हैं बहुत ही अच्छे से बताएंगे, ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। देखिए, ये पहला प्रकार इसका होता है, ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, रैखिक अवकल समीकरण को पहचाने कैसे, ठीक है ना। तो पहचानने के लिए कैसे होता है, dy बाई डी एक्स इस रूप का मिलेगा प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसे मिलेगा। अब या तो dy बाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, इसको नाम दे देते कुछ और, P1x इक्वल टू क्यू मिलेगा। दो तरीके से मिलते हैं। कौन कौन से तरीके, ध्यान से देखिए, ये वाला, इसको ध्यान से देखिए। P और Q क्या हो सकता है, P और Q क्या होगा, तो या ऐसे लिख देते हैं, P और Q यक्स के फलन, यक्स वेरिएबल वाले फलन होंगे, यक्स के पदों में फलन होंगे, यक्स वेरिएबल वाले फलन होंगे या अचर फलन होंगे, अचर फलन होंगे। ध्यान रहे कि P और Q क्या होंगे, या तो यक्स के, जैसे साइन यक्स है ना, e की पावर यक्स, मतलब ऐसे फलन होंगे जिनका वेरिएबल क्या होगा, यक्स होगा। या तो क्या होंगे, डायरेक्ट अचर फलन होंगे, जैसे साइन 30 डिग्री, ये कांस्टेंट है, निश्चित है, या 4 दे दिया, 5 दे दिया, ये सब निश्चित है ना। तो ऐसे हो गए, या तो मतलब निश्चित जो भी अचर फलन होगा, अचर तो आप समझते होंगे कांस्टेंट, या तो यक्स के पदों वाला वेरिएबल होगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं ये क्या होगा, P1 Q1 क्या होगा, है ना। P1 Q1 क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, P और Q क्या होंगे, या तो डायरेक्ट लिख देते हैं P और Q y के पद वाले फलन होंगे या y के पद वाले फलन होंगे, या क्या होंगे, या अचर फलन होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, या तो y के पद वाले फलन होंगे, ये P और Q, जैसे साइन y, कॉस y, ऐसे जहाँ पे x था वहाँ पे अब क्या आएगा, y आएगा। या तो डायरेक्ट नंबर्स होंगे, 4 5 ऐसे नंबर्स, या साइन 30 साइन 40, ऐसा जो भी कांस्टेंट होगा, बात समझ रहे हैं, जिसकी एक वैल्यू होगी, है ना। तो या P1 और Q1 क्या होंगे, P1 और Q1 क्या होंगे, y के पद वाले फलन होंगे, या तो अचर फलन होंगे, बात समझ में आ गई। चलिए, ये तो पहचान हुई, है ना, यही होंगे। हो सकता है कि 2-3 पद हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक पद और यहाँ पे एक पद हो सकता है y के पद वाले 3-4 पद हो, लेकिन कितने भी पद हो सकते हैं, उस पूरे को क्या मानेंगे, Q मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये समझ गए होंगे, पहचान गए होंगे, पहचान उसकी हो गई होगी किस तरह से होंगे, ठीक है ना।
तो अब हम थोड़ा सा इसके आगे आते हैं, है ना। तो ऐसे फलन मान लीजिए हमने पहचान लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। अब देखिए हम मान लीजिए पहचान गए कि हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल के लिए हम लोग कैसे इसको हल करते हैं, तो देखिए अगर इस टाइप का फंक्शन हुआ तो कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए ध्यान दीजिए क्या करना है। हल करने के लिए सबसे पहले एक अलग टाइप का, देखिए ये क्या होगा, ये क्या होगा आप जानते हो, या तो ये x पद वाले फलन होंगे या अचर फलन होंगे, है ना, यही दो होंगे। तो अगर x पद वाले फलन है तो हम gx का ऐसे एक और ऐसा फलन लेंगे जिसका दोनों पक्षों में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत एकदम बेसिक से चल रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक अलग टाइप का gx फंक्शन लेंगे, हल करने के लिए gx फंक्शन लेंगे और उसका के लिए gx फंक्शन का दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, ध्यान दीजिए हम क्या कराएंगे, दोनों पक्षों का एक अलग से gx फलन का गुणा कराएंगे। अगर यहाँ पे x होता तो हम gy का गुणा कराते, बात समझ में आई। फिर अभी x पद वाला फलन है p और q, तो हम x वाले फलन का गुणा करा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा gx dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू जी एक्स इंटू वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू। अब gx का चुनाव हम कैसे करते हैं, ये बड़ी समझने की बात है कि gx क्या होता है। हम gx का ऐसे चुनाव करते हैं कि यदि हम dy बाई डी एक्स y इंटू जी एक्स का निकालें तो क्या आए, gx इंटू क्यू आ जाए। हम gx का फंक्शन g का ऐसे चुनाव करते हैं कि dy बाई डी एक्स वाई इंटू जी एक्स का अवकलन करें तो हमको क्या मिले, gx इंटू क्यू। आप सोच रहे होंगे कि gx का कैसे ऐसे चुनाव करेंगे, तो आप परेशान मत होइए, हम gx की ही वैल्यू निकालने वाले हैं। इसको ये हम अभी फार्मूला डिराइव कर रहे हैं कि gx का मान कैसे निकालें। ये gx हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोगों ने अभी सिर्फ gx माना है, gx की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए परेशान मत होइएगा, हमने क्या कहा कि gx ऐसा मानना है कि y के इंटू के साथ इसका डेरिवेटिव कराया जाए तो ये वैल्यू आए। तो देखिए अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये हम इसके बराबर लिख सकते हैं dx और y इंटू जी एक्स, इसके बराबर मानते हैं तो ये लिख सकते हैं gx dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू जी एक्स इंटू वाई। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट था, मतलब इस टाइप का इक्वेशन था, ये इक्वेशन सेकंड और ये हो गया। यहाँ से जो है इक्वेशन मत दीजिए, यहाँ से जो है आगे चलते हैं। देखिए ये स्थिति हो गई, यहाँ पे मैं अवकलन इसका करवा देता हूँ। डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, जी एक्स डी वाई इंटू डी एक्स प्लस पी जी एक्स इंटू वाई। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, डैश लगा दिए, इसका मतलब इसका अवकलन हो चुका है, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव।
ये आ गया। आप सब देख सकते हैं, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ये वाला पूरा मिल रहा है, तो ये इससे कट जाएगा क्योंकि बराबर के इधर है, इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस कट जाएंगे। हमने डायरेक्ट काट दिया है। अब हमारे पास जो बचा वो क्या है, P इंटू जी एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू जी डैश एक्स, इतना बचा। अब देखिए y से y क्या हो गया, कट गया। P बराबर क्या होता है, चेक करिए। हमारे पास जगह थोड़ा सा कम है, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर का भाग मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू जी डैश एक्स, ये जी एक्स बचा था इधर लाए तो ये हो गया जी एक्स, इतना, ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 हमने इतना प्राप्त कर लिया, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए दोनों पक्षों में समाकलन कराने पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे gx है तो यहाँ पे क्या आएगा, gx। अगर आपका फंक्शन दूसरे टाइप का लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन है, क्योंकि 2 टाइप्स के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने देखे थे, अगर इक्वेशन x टाइप वाला होता तो यहाँ पे y आता, तो यहाँ पे y आता। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कराने पर क्या हो जाएगा, dx, क्योंकि x है तो x के सापेक्ष ही समाकलन होगा, और यहाँ पे g डैश x इंटू जी एक्स डी एक्स। देखिए नीचे वाले को अगर t माने तो ऊपर वाला dt आ जाएगा, और हमारा जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, मैं इसको भी मिटा देता हूं। देखिए हम थोड़ा सा करके ही दिखा देते हैं। gx को मान लीजिए हमने t माना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसका दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे x के साथ, तो इसका हो जाएगा d डैश x dt अपॉन dx। ये dx इधर चला गया, g डैश dx इक्वल टू dt। अब इतना तो जो है समझ में आना चाहिए, कक्षा 12वीं में भी है और उसके आगे भी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर इसको t मानते हैं तो ये पूरा आता है, तो हम इसको विधिवत ही कर देते हैं dt अपॉन t, मतलब नीचे वाले को t मानते हैं तो dt के बराबर ये पूरा आता है, तो ये पूरे की जगह dt रख दिए, बराबर p dx इंटीग्रल। देखिए अब इस p dx है और इंटीग्रल dy बाई dt आ गया। अब इसका समाकलन आप जानते हैं क्या होता है, log t, और इसका सेम वही रहेगा p dx, ठीक है ना। t की वैल्यू क्या थी, gx, तो आप रख दीजिए p dx इक्वल टू log gx। gx की वैल्यू लेनी है तो आप एंटी लॉग ले लीजिए, दोनों पक्षों में एंटी लॉग लेने पर। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बेस में सदैव ई रहता है, क्या रहता है, ई रहता है। अगर कुछ नहीं है तो ई रहेगा, ई और पाई दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, तो ई रहता है सदैव। अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब लॉग के बेस में ई है, तब भी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इधर जाएगा तो एंटी लॉग लेंगे तो ये ई की बेस में p dx आ जाएगा, बेस ई रहेगा उसकी पावर में p dx आ जाएगा एंटी लॉग से, ये लॉग हट जाएगा और gx आ जाएगा। लॉग तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। लॉग से अब आप अच्छे से वाकिफ हो गए। लॉग का मतलब होता है कि इसकी पावर क्या किया जाए कि
ए आ जाए, है ना। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि ये बहुत डीप हो जाता है, पर क्योंकि सिर्फ अपने ही सामने आदमी बताता है इसलिए ये लगता है कि कुछ चीज़ें छूटे ना। जैसे यहाँ पे 8 लिख दिया, तो अब लॉग लिखा है, इसका मतलब कि 2 की पावर मैं ऐसा क्या करूँ कि 8 आ जाए, तो इसका आंसर सीधा 3 आता है। बात समझ रहे हैं? 2 की पावर ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए, तो आंसर 3 आता है। इसी तरह से e की पावर ऐसा क्या करूं कि gx आ जाए, तो e की पावर px आ जाता है। बात समझ में आई? तो ये ऐसा मतलब होता है, ठीक है ना। लॉग से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। अच्छा, यही क्या होता है, जो gx आता है इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये gx जो जिसका हमने गुणा कराया था शुरू में, वही gx क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी को if बोलते हैं, इसी को gx बोलते हैं, और यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर p dx होता है। बात समझ में आई? वो नंबर हमको मिल गया जिसका गुणा कराने पर हमारा क्या आता था, हमने यहाँ पे बताया था कि ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका अवकलन मतलब फंक्शन के साथ y के साथ उस फलन का अवकलन कराने पर क्या आ जाए, gx इंटू क्यू आ जाए, ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमको मिल गया, है ना। अब दूसरा स्टेप क्या है, gx की वैल्यू तो मिल गई। दूसरा स्टेप बहुत सिंपल सा है, जो इक्वेशन 2 था, आप लोगों को संभवतः याद होगा, है ना। इक्वेशन 2 आप लोगों ने लिखा होगा, नोट किया होगा। आप जब भी मैथ पढ़ने बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसे नोट डाउन करते चलिए, है ना। ये पढ़ने का तरीका होता है। आप सिर्फ देखकर मैथ को नहीं समझ सकते, ना ही लगा सकते हैं। तो आप कृपया पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो बता रहे हैं सर उनको आप नोट डाउन करते चलिए। तो देखिए, सेकंड नंबर का जो इक्वेशन था, आप लोग अगर ध्यान हो या आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, तो उसमें क्या था कि हम लोगों ने gx का गुणा कराया था dy बाई dx से, प्लस p इंटू gx इंटू वाई इक्वल टू इधर था gx इंटू क्यू। ये था gx का गुणा करा दिया था dy py इंटू क्यू में, gx का गुणा करा दिया था। तो अब देखिए, gx जहां जहां है वहां पे उसका मान हम लोगों ने क्या किया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये टर्म याद रहता है हमेशा। तो ये gx जो है इसी का मान ही रखना है ना, परेशान नहीं होना, मान रखना है कि इसका मान क्या होता है, e की पावर p dx, इंटीग्रेशन p dx होता है। तो हम लोग इसी का मान रखेंगे, e की पावर p dx dy बाई dx, है ना। हमने किया क्या है, समीकरण 2 में gx का मान रखने पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोगों ने क्या किया है, जो gx का मान निकाला है उसको समीकरण 2 में रख दिया है, ठीक है ना। तो हम जब रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिए, gx की जगह e की पावर इंटीग्रेशन p dx dy बाई dx प्लस p इंटू ई की पावर p dx इंटू वाई, gx की जगह, और e की पावर p dx इंटू g। इतना हो गया। अब यहां से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, y इंटू ई की पावर p dx कॉमन ले लेते हैं। चेक करिए, हो जाएगा। यहां से y ये चला गया, dy बाई dx प्लस p बचा। ये तो बड़ी विचित्र बात बची, यही बचा, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आएगा, है ना, बड़ी समस्या हो गई। अच्छा छोड़िए इसको, इतना तो समझ में आया आपको कि ये जो है आपने वैल्यू रख दी। अब वैल्यू रख दी, अब ये कहाँ से आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आती है, देखिए dy बाई dx
ई पी डी एक्स इंटू वाई। इसका अगर डेरिवेटिव कर दिया जाए तो इतना ही आएगा। आप देख लीजिए क्यों इतना ही आएगा वो भी। देखिए इतने को, ये पूरे टर्म को इतना क्यों लिखा, क्योंकि ये इसके बराबर है डी वाई अपॉन डी एक्स ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू वाई। मैं इसके बराबर जो है प्रूव करने जा रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों लिखा है वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। वहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं लिखा, मतलब इसको सॉल्व करके नहीं लिखा, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि कैसे ये मैंने लिखा, क्यों इसके बराबर होता है। तो आप देखिए इसका अगर आप अंदर जो है आप डिफरेंशिएशन अगर करा दें यक्स के विथ रिस्पेक्ट यक्स के, तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन हो जाएगा। फिर देखिए e की पावर पी डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाइन है। जब e की पावर x का समाकलन होता है तो e की पावर x ही रहता है। अब x की पावर में कुछ भी हो, जब पावर का जो है अवकलन होता है, देखिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x, फिर जो पावर है उसका अवकलन पी डी एक्स। अब देखिए समाकलन और अवकलन दोनों यदि साथ में हो तो समाकलन अवकलन क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, तो कट जाता है, dx dx कट जाएगा, कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या बचा, जब कट गया तो e की पावर, देखिए y e की पावर p dx ये वाला बचा, और इधर बचा dx dx निपट गए, मतलब अवकलन समाकलन एक दूसरे से कट गए, तो p बचा, और e की पावर p dx dy अपॉन dx ये बचा। तो देखिए ये आ गया आपका, तो इसके बराबर मैं इतना लिख सकता हूं, तो मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया था, है ना। ये आप चूंकि में डाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला है, मतलब क्यों लिखा उसका जवाब है, ठीक है ना। तो इसके बराबर क्या हो गया, ये e की पावर पी डी एक्स इंटू क्यू, ठीक है ना। ये जो है आप लोगों का क्या है, वैल्यू आई। अब देखिए dx है, ये इधर अवकलन हो रहा है, तो मैं dx को अगर इधर भेज दूं तो इधर समाकलन होने लगेगा, तो मैं यही कर देता हूं, है ना। ये आप लिख लीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं। तो देखिए यहां पे मेरे पास जगह है, तो मैं यहां लिख देता हूं। तो ध्यान से देखिए, इसका गुणा मैं यहां करा देता हूं, तो e की पावर पी डी एक्स वाई इक्वल टू, ये dx जब इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन लाएगा e पी डी एक्स इंटू क्यू डी एक्स। अब देखिए ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसको आप IF भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू ये IF Q इंटू डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो है जनरल सॉल्यूशन आ गया। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक c कांस्टेंट में आता है, जब भी आप समाकलन करते हो तो एक c कांस्टेंट में आता है ना। तो अगर c की वैल्यू x y की वैल्यू दे दीजिए गई और c की वैल्यू निकाल ली गई, तो c का जब भी मान रख दिया जाएगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। ये पूरे इक्वेशन को, इस तरह के पूरी इक्वेशन को प्रदर्शित करता है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए ये y वाला था, अगर मैं x वाले लीनियर डिफरेंशियल, मतलब अगर आपका फलन इस तरह का हो, p1x इक्वल टू q1, इस तरह के फॉर्म का हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप बहुत छोटी सी चीज करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखिए, IF यहाँ पे जो है e की पावर p dx है। x क्यों है,
क्योंकि p जो हमारा वेरिएबल था वो x के फॉर्म का था, तो यहाँ पे अगर y के, यहाँ पे क्या है शुरू में ही बताया p1 q1 y के फॉर्म के वेरिएबल हैं, तो p1 q1 y के फॉर्म के वेरिएबल हैं, तो इनका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e की पावर p dy निकलेगा। बात समझ में आई। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा उस किस फॉर्म का निकलेगा, p dy के फॉर्म का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इसका, क्योंकि ये p क्या है, y का फंक्शन है, y के पद वाला फलन है, तो इसीलिए यहाँ पे y के पद वाला फलन का अवकलन जब समाकलन करना है तो आपको y के ही रिस्पेक्ट में करना होगा, x के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता। आप साइन y का समाकलन कैसे कर सकते हो, x के फॉर्म में नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे y क्या होगा, ठीक है ना। आप इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो बेकायदा, जिस तरह से उसको प्रूव किया है आप उसको भी सेम प्रोसेस से प्रूव कर सकते हो, या अगर आपका कमेंट आएगा तो वो भी प्रूव कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका सॉल्व कैसे करोगे, पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, p e की पावर p1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो आप, वो निकल आएगा if, फिर if इनटू, अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे x आएगा, क्योंकि ये दूसरे टाइप का था, ये किस टाइप का था, तो मैं जगह नहीं है पर यहाँ पे dy अपान dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का था। ये वाला जो आंसर आया है ये इस टाइप वाले का है, और ये जो आंसर आ रहा है वो इस टाइप वाले का है। तो इतना ये x है, इंटीग्रेशन if इंटू क्यू 1 है dy, ध्यान दीजिएगा ये y वाले फलन है सब, है ना, तो इसलिए y dy लगा है, यहाँ पे x वाले थे इसलिए x लगा है। अगर आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो मेरी गारंटी है आपको 100% समझ में आएगा। इस तरह से ये जो है पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो जो है समाप्त होता है। ये उदाहरण नंबर 20 है, ये उदाहरण नंबर 21 है। जो दो टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सीखे हैं उसमें पहला टाइप है और ये दूसरा टाइप है। तो इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन को अब कैसे करते हैं उतना फार्मूला डिराइव करने के बाद। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको पहले इस फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में? पहले टाइप के फॉर्म में। आपका पहला टाइप क्या था? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू था। इस टाइप के फॉर्म में इसको लाना है। कि अभी तो नहीं है, यहाँ पे इनटू में है, तो आप इसको लाइए। तो आप इससे जो है यक्स जो है कॉमन ले सकते हैं इस पूरे टर्म से। तो यक्स आप कॉमन लेके जब इधर भेजेंगे तो आपका यक्स इधर का डिवाइड कर देगा तो इधर यक्स बचेगा। जब आप कॉमन लेंगे तो dy बाई डी एक्स बचेगा और इधर 2y अपान एक्स बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? आप x कॉमन लेंगे तो इधर से x हटेगा, इधर के डिवाइड में x आएगा और x और ये x स्क्वायर दो में से एक कट जाएगा। इधर 2 है उधर 1 है तो एक कट जाएगा, एक बचेगा। अब चेक करिए dy बाई डी एक्स, हाँ है, बिल्कुल सही है। y है। p वाला फंक्शन हमने क्या बताया था? या तो अचर होगा या तो x के फॉर्म में होगा, x के फॉर्म में है। q वाला या तो अचर होगा या तो x फॉर्म में, x फॉर्म में है। बिल्कुल। अब हम कह सकते हैं कि p बराबर क्या आया? कंपेयर करने के बाद 2 अपान एक्स। q वाला कितना आया? x। ये दोनों आ गए। ठीक है। अब हमारा दूसरा अगला स्टेप क्या है? पहला स्टेप कंपेयर करना, ठीक है ना, और q का मान निकालना। दूसरा स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है? e की पावर p dx होता है। e की पावर p dx होता है। आप अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ही लीजिए। p की वैल्यू आप रखेंगे 2 इधर, 1 अपान एक्स dx कितना हो जाएगा? चेक करिए, 2 बाहर चला गया, 1 अपान एक्स का होता है log x, तो e की पावर log 2 log x हो जाएगा। देखिए बेस में होता है तो ये पावर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिख सकते हैं e की पावर log x स्क्वायर। ठीक है ना, ये IF आया यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया। अब अगला जो है, आप जानते हैं जब इस टाइप का फंक्शन रहता है तो इसका सोल्यूशन क्या आता है? सोल्यूशन आता है IF y इक्वल टू इंटीग्रेशन IF q dx आता है ना। तो अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और आंसर प्राप्त करना है। तो
इंटीग्रेटर से ये हो गया log x स्क्वायर y इक्वल टू, ध्यान दीजिए अगर कुछ नहीं होता बेस में तो log e बेस होता है और log e बेस e का वैल्यू 1 होता है। log e बेस e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जनरली आप इसको डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू मैं x स्क्वायर ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ नहीं रहेगा तो मैं बता चुका हूँ log में e रहता है, log e जो अगर बेस में भी e है और उसमें भी तो सेम इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, तो x स्क्वायर आ जाता है ना। तो डायरेक्ट मैं यही लिख देता हूँ, लिखने का झंझट ही नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है आपका, आपको बस मान रखना है। तो आप जैसे ही मान रखे इसमें x स्क्वायर, q क्या है? q बराबर x है और dx है। तो देखिए q इंटू एक्स, ये x स्क्वायर y इक्वल टू हो गया x क्यूब dx। आप जब इसका जो है समाकलन करेंगे, आप जैसे ही इसका समाकलन करेंगे x स्क्वायर y और इसका समाकलन करेंगे x की पावर 4/4 प्लस c, कांस्टेंट आ गया एक c। आप जैसे ही इसको इसके बटे में लाएंगे तो y इक्वल टू x की पावर 4 है तो 2 पावर कट जाएगी, x की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर 4 प्लस c अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इससे 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। जैसे ही आप देखिए इतना आ गया। आप जैसे ही x को इधर लाएंगे, x की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c की पावर c बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इतना हो गया। x से 4 को काटा, y बराबर x बाई 2 अपान 4 प्लस c x माइनस 2। ये आपका जो है जनरल सॉल्यूशन आ गया इस वाले इक्वेशन का, ये जनरल सॉल्यूशन है y बराबर। अब देखिए आपको कितना आसान था। हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको किसी भी इक्वेशन, कैसा भी इक्वेशन हो, आपको इस फॉर्म में बदलना है, कंपेयर करना है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, सरल करके आप जितना सरल कर सके, ठीक है ना। अक्सर ये आता है अगर e log बेस में भी e हो, अगर ऐसा फैक्टर मिल जाए या a log a हो तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप जानिए 1 होती है बस, ठीक है ना। फार्मूला ही है और इसमें इस जो है प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा जो है इसका यूज़ हुआ है। तो एक्स स्क्वायर इसका हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया, ये फार्मूला होता है आपका, डायरेक्ट आपने मान रखा, इंटीग्रेशन कराया और आंसर पाया। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है y dx माइनस एक्स 2y स्क्वायर dx इक्वल टू 0। तो चेक करिए, आपको इसको इधर ले जाइए तो y dx इक्वल टू x माइनस 2y स्क्वायर dx। अब देखिए इसको भी ले जा सकते थे, इसको भी ले जा सकते थे, लेकिन हम कैसे ये, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसको भी इधर ले जा सकते हैं, इसको भी इधर ले जा सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि अगर ये इधर जाएगा तो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो ये टूटने में बड़ी दिक्कत करेगा। तो आप अच्छा होगा कि y को इसके डिनोमिनेटर में ला जाइए तो ये दोनों टूट जाएंगे, क्योंकि y इसके भी बटे में चला जाएगा, इसके भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो dx अपान dy इक्वल टू x अपान y माइनस 2y स्क्वायर अपान y। बात समझ में आई। अब देखिए एक y से एक y कट गया, dx अपान y dy इक्वल टू, अब ये मैं इसको इधर कर देता हूं तो माइनस x अपान y इक्वल टू माइनस 2y। चेक करिए, देखिए एक y से एक y कट गया था, 2y बचा था, यहाँ पे माइनस जो है ये पक्षांतर होके इधर गया तो इतना हो गया। अब देखिए दूसरे टाइप वाला फंक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, dy बाई dx अपन dy प्लस px या p1x इक्वल टू q1, यही माना था। चेक करिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों y के फॉर्म में है,
फलन दोनों y के फॉर्म में होते हैं, सही है। तो कंपेयर करा दिए, जब कंपेयर कराए तो p बराबर आया -1/y और q बराबर आया -2y, ठीक है ना। आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, IF चाहिए। हमने निकाल दिया IF क्या होता है, e की पावर p dx। तो p की वैल्यू हो गई 1/y dx dy, ठीक है ना। x के फॉर्म में हो नहीं सकता, याद रखने का बड़ा सरल सा तरीका, अगर इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, IF चाहिए, तो आपको e की पावर p dy हो चाहिए, ठीक है ना। हो गया। अब आपको सीधा सीधा बात, आपको फार्मूला क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए e माइनस लॉग, ये इधर चला गया, ये तो माइनस उधर बाहर चला गया, लॉग क्या हो गया, लॉग y, आप जानते हो ये होता है। और इसकी ये जो माइनस है ये पावर में आ जाता है। मैं थोड़ा सा एक लाइन और लिख देता हूँ, e की पावर लॉग, बेस में कुछ नहीं है तो e हमेशा रहेगा y का इनवर्स, ठीक है ना, ये पावर में चला गया। अब इतने की वैल्यू आप जानते हो एक होता है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया सिर्फ y इनवर्स, बात समझ में आई, y इनवर्स आ गया। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब आपको सॉल्व करना है। आपका सॉल्व क्या होता है, चेक करिए, फार्मूला क्या होता है, IF y इक्वल टू IF, यहाँ पे y नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x वाला है तो x होगा, IF Q1, 1 नाम दिए हैं तो 1 dy, ठीक है ना, dy। तो चलिए इसको रख देते हैं, y इनवर्स x इक्वल टू y इनवर्स -2y dy, ठीक है ना। तो चलिए देखिए y और माइनस y, तो ये 2 बाहर चला गया, y माइनस x, y इनवर्स है x, ये 2 बाहर चला गया, -2, ये प्लस y और माइनस y, आप जानते ही हो आधार बराबर घातें जुड़ जाती हैं, तो देखिए ये आधार बराबर घातें जुड़ जाएंगी, y इनवर्स x इक्वल टू -2 y की पावर 0 यानी 1 dx आ गया, फिर y यानी x अपान y, इनवर्स को अपान y को बोल सकते हैं, -2y प्लस c आ गया, इसकी गुणा यहाँ कराया तो y बराबर -2y स्क्वायर प्लस cy हो गया। तो ये जो है हमारी वैल्यू आ गई, जनरल सोल्यूशन आ गई। प्लीज़ सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में आपकी मदद चाहिए, आप अगर मदद देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी कमियां रह गई हों। धन्यवाद।